हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा। हाँ या ना? पढ़ाई चल रहा है या फिर नहीं? आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे एंड जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। ये सुनो, हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक नन्हा सा, एक छोटा सा चैप्टर। चैप्टर नहीं बोल सकते, एक सेक्शन बोल सकते हैं, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये बहुत क्रिटिकल चैप मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें एमसीक्यू हर बार आता है। तो मेरे को 30 से 40 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर दीजिए। मैं ये जो प्रोविजन है मैं आपको प्यार से समझा दूंगा एंड आपको बहुत दिन तक याद रहेगी, जिंदगी भर तक याद रहेगी। मैं इसे समझाऊंगा, इसे प्रैक्टिकल इसे समझाऊंगा। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे के खुद लिखवा के समझाऊंगा। उसके बाद जो हम प्रोविजन लिखे हैं बुक्स में, उसको क्या करेंगे, उसको एक बार रीडिंग करके हमारा चैप्टर, ये जो छोटा सा सेक्शन है उसको क्लोज करेंगे। हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इसको हम प्यार से बुलाते हैं इश्यू। हाँ या ना? जिसको हम प्यार से बुलाते हैं इश्यू। सर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या है एंड इसको क्यों जीएसटी में लाया गया एंड इसको अलग से पढ़ने का जरूरत क्या है? पहले ये जो बेसिक सवाल है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा पहले। हाँ या ना? ठीक है। हम जीएसटी में क्या पढ़े हैं? हम जीएसटी में ये देखे हैं, जीएसटी में दो पार्टी होते हैं। जो भी कोई सप्लाई होता है, जिसके ऊपर हम जीएसटी लगाते हैं, उसमें दो पार्टी अक्सर होते हैं। एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। हाँ या ना? एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। सप्लायर माल बेचता है या फिर सर्विस देता है, जीएसटी कलेक्ट करता है, रिसिपिएंट से कलेक्ट करता है, जीएसटी रिसिपिएंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा देता है। हाँ या ना? ये चीज हम पढ़े हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो तो क्या है, हम तो पर्सन का डेफिनेशन पढ़े हैं। पर्सन की डेफिनेशन पढ़े हैं। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, फर्म, सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, एलएलपी, और ये वो आते हैं। तो इसको अलग से पढ़ने का जरूरत क्या है? अलग से पढ़ने का जरूरत है। गवर्नमेंट का एक मजबूरी है, एक प्रैक्टिकलिटी आप समझना, गवर्नमेंट का एक चीज मजबूरी है। तो जो गवर्नमेंट, अभी इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक हर चीज, खाना मंगा लो या फिर कहीं जाना हो, रैपिडो ओला बुकिंग करना हो, होटल बुकिंग करना हो, या फिर घर सफाई करना हो, प्लम्बिंग करना हो, हर चीज अभी ऑनलाइन पे आ गया है। ये सुनो, आप हर चीज अभी घर बैठे मंगाते हो, घर बैठे, और रैपिडो ओला उबर बुक करते हो। हाँ या ना? गवर्नमेंट को ये पॉइंट क्लिक किया, गवर्नमेंट को ये पॉइंट क्लिक किया, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक का धंधा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटिंग की धंधा बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन भर दिन, दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या किया, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। गवर्नमेंट के पास दोष है, इधर मारने से गो हत्या, उधर मारने से ब्रह्म हत्या, जिसको बोलते हैं ना, आगे नाली पीछे घाई। गवर्नमेंट फंस गया यहाँ पे, गवर्नमेंट यहाँ पे फंस गया, बुरी तरह से फंस गया। कैसे फंस गया? जैसे आप छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए मेरे को या फिर आपको, आपको कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए दिल्ली से, एक सिटी से, मतलब एक जगह से आपको कॉलेज जाना है, या फिर ट्यूशन करने जाना है, या फिर आप जहाँ पे भी आर्टिकलशिप कर रहे हो, यहाँ पे भी रिश्तेदार के घर के घूमने जाना है। आप क्या करोगे? मान लीजिए आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है, कार, स्कूटी, कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे? उबर बुक करोगे, रैपिडो बुक करोगे। हाँ या ना? बुक करोगे। पर गवर्नमेंट तो आपको नहीं बोल सकता है कि आप जाके जीएसटी जमा करो। गवर्नमेंट आपको तो ये नहीं बोल सकता कि आप जाके जीएसटी जमा करो। हाँ या ना? समझ पा रहे हो? गवर्नमेंट तो ये नहीं बोल सकता कि आप जाके जमा करो। गवर्नमेंट उसको भी नहीं बोल सकता है, किसको? जो गाड़ी चला रहा है। जैसे मैं डिलीवरी बॉय की काम करता हूँ, रैपिडो चलाता हूँ, मेरे पास छोटा सा बाइक है, ऐसे छोटा सा स्कूटी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लोगों को वहां छोड़ता हूँ, उनके डेस्टिनेशन पे छोड़ता हूँ। जो भी 50-100 रुपया होता है मेरा जो चार्जेस होता है, मैं चार्ज करता हूँ। जो मेरे को कौन देता है? रैपिडो, रैपिडो के थ्रू बुक होता है तो रैपिडो देता है, ओला उबर के थ्रू बुक होता है तो वो देते हैं। हाँ या ना? गवर्नमेंट मेरे को भी नहीं बोल सकता एक्चुअल सप्लायर कौन है।
एक्चुअल सप्लायर, मान लीजिए मैं रैपिडो बॉय हूं, मान लीजिए क्या, एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ पे आ पाए। मैं क्या हो गया, रैपिडो बॉय, रैपिडो बॉय, एक हो गया रैपिडो बॉय, ठीक है। वो सर्विस देता है किसको, मान लीजिए मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को सर्विस देता है। क्या चीज का सर्विस देता है, जब जैसे रैपिडो पे मान लीजिए कानन, मैं मेरा ही देता हूँ रैपिडो पे, मैं रैपिडो की धंधा करता हूँ, रैपिडो चलाता हूँ। कानन, मैं ऐसे ही सुबह सुबह नहा के एकदम आ गया ऑर्डर लेने के लिए, तो ऐसे बैठा, कोई मेरा ऑर्डर पॉपअप आया, मेरे को ऑर्डर पॉपअप आया कि दिस पर्सन इज गोइंग, वांटेड टू गोइंग फ्रॉम दिस लोकेशन टू दैट लोकेशन, ही इज इंटरेस्टेड टू पे 100 रुपीज, 100 रुपया देगा। 2 किलोमीटर की जर्नी है या फिर 3 किलोमीटर की सफर है, आपको वहां पे छोड़ दीजिए, 100 रुपया आपको मिल जाएगी। तो मैंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, ये सुनो, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर मैंने क्या किया, जो मिस्टर एक्स को, फिर मैंने भागते भागते यहाँ गया, भागते हुए यहां से पिकअप करके, यहां से क्या किया, यहां से, एक मिनट, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मिस्टर एक्स को पिकअप करके उनके डेस्टिनेशन मान लीजिए XYZ प्लेस, XYZ प्लेस पे छोड़ दिया, हाँ या ना, XYZ प्लेस पे छोड़ दिया। इसके बदले वो जब मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके बदले मेरे को 100 रुपीज मिल गया, ₹100 कंसिडरेशन, मेरे को मेरा रेम्यूनरेशन या फिर कंसिडरेशन जो भी बोलो, वो मेरे को मिल गया, मैं 100 रुपया उनसे ले लिया। ठीक है, गवर्नमेंट का यहाँ पे ऐसा परेशानी है, गवर्नमेंट का यहाँ पे ऐसा परेशानी है ना, वो सप्लाई जो मिस्टर कानन है, इंडिविजुअल है, वो एक रैपिडो बॉय है, ये हो गया सप्लायर, ये कौन हो गया, ये हो गया सप्लायर। रिसिपिएंट कौन हो गया, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स हो गया रिसिपिएंट, मिस्टर एक्स हो गया रिसिपिएंट, हाँ या ना। सप्लायर से भी नहीं ले सकता, सप्लायर देगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, लो लास्ट चैप्टर में हम बात किए थे, सप्लायर देगा, अगर सप्लायर कोई चीज सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर वो जीएसटी दे रहा है, उसको सब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, FCM जो शॉर्टकट में हम बोलते हैं। तो ये भी नहीं लगा सकता, एंड आरसीएम भी नहीं लगा सकता जो रेसिपिएंट के ऊपर। आरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें रेसिपिएंट खुद जाके गवर्नमेंट को टैक्स जमा करके आता है, टैक्स पे करने की लायबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर होता है। आरसीएम जो हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट में पढ़े हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है या ना। एफसीएम का एंड आरसीएम का मतलब हमको अच्छे से पता है ना, सप्लायर से ले सकता है ना रिसिपिएंट से ले सकता है। गवर्नमेंट का एक ऐसा मुसीबत आ गया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिमाग लगाया, क्योंकि ये बिजनेस बढ़ती जा रहा है, हर चीज ऑनलाइन पे आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बिजनेस जो है, ये जो सर्विस जा रहा है, सप्लाई हो रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, ट्रांसपोर्ट से ओला, खाने की बात कर लो, स्विगी जोमेटो बात कर लो, ओला उबर बात कर लो, या फिर होटल की ओयो होटल बात कर लो, या फिर Booking.com बात कर लो, मेक माई ट्रिप बात कर लो, या फिर अर्बन कंपनी बात कर लो जो प्लम्बिंग या फिर क्लीनिंग का सर्विस देते हैं, हाँ या ना। इन चीज को छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चले जाएगी, बहुत मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू चले जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर अब हर चीज हो रहा है। आज कोई, आप कभी गए हो कपड़ा खरीदने के लिए मॉल पे, बहुत कम हो गया, जाते हैं लोग, बहुत बहुत कम हो गया। जो चीज मंगाना होता है, मोबाइल स्क्रॉल करते करते ऑर्डर कर देते हैं, वो डिलीवरी फ्लिपकार्ट अमेजन वाला आके दे देता है, हाँ या ना। ये चीज होता है, गवर्नमेंट को याद नोटिस किया, अरे ये दोनों को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, बीच वालों को पकड़ते हैं, बीच वालों को पकड़ते हैं। बीच वाला कौन हो गया, मध्यस्थी कौन हो गया, जो मध्यस्थता कर रहा है वो कौन हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ECO। जो भी कोई आज की मतलब जेनरेशन में जो भी कोई चीज हो रहा है, चाहे तो फूड की डिलीवरी कर लो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कर लो, या फिर प्लम्बिंग सर्विस कर लो, या फिर होटल की सर्विस ले लो, जोमा अमेजन फ्लिपकार्ट किसी का भी बात कर लो,
इसमें बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेटर। एग्रीगेटर किसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब क्या हो गया? एग्रीगेटर एक ऐसा, एग्रीगेटर आप एजेंट के साथ कंपेयर मत करना, एजेंट अलग होता है, एग्रीगेटर अलग होता है। एग्रीगेटर एक ऐसा बंदा है, एग्रीगेटर एक ऐसा बंदा है जो दोनों लोगों को मिलाता है, जो दोनों लोगों को क्या करता है? एग्रीगेटर। इसको क्या बोलेंगे हम प्यार से? जीएसटी की लैंग्वेज में एग्रीगेटर बोलते हैं, एग्रीगेटर बोलते हैं। एग्रीगेटर एक ऐसा बंदा है जो दोनों को मिलाता है, दोनों को मिलाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई चीज आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बीएससी में कोई शेयर खरीद रहे हो, बीएससी में कोई शेयर खरीद रहे हो, या फिर कोई शेयर आप खरीद रहे हो, कोई एक जन बेच रहा है, कोई एक जन खरीद रहा है, हाँ या ना? कोई एक जन बेच रहा है, कोई एक जन खरीद रहा है, हाँ या ना? इस पॉइंट पे आप तो कंसेंट दे रहे हो। कोई एक जन बेच रहा है, कोई एक जन खरीद रहा है, हाँ या ना? बट उनको मिला कौन रहा है? एक से लेके, जैसे मैं बेच रहा हूं, आपको कैसे पता चला मैं बेच रहा हूं? आप खरीदने के लिए इच्छुक हो, आपको कैसे पता चला कि कौन बेच रहा है? कोई एक बेच रहा है, कोई एक बेच रहा है, मैं खरीदूंगा, किसने पता चला? आप जैसे कोई कोई लॉट डालते हो, 500 500 लॉट, तो जो जितने भी शेयर खरीदते हो, कोई एक बेचता है, कोई एक खरीदता है। उस प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म कौन कौन प्रोवाइड करता है? बीएससी, एनएससी या फिर जीरोधा भी बोल सकते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आप, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, या फिर क्लास करते करते मैं थक गया हूँ, कुछ जूस वगैरह पीने के लिए मन कर रहा है, जूस वगैरह पीने के लिए मन कर रहा है। तो मैंने बैठे बैठे, क्लास तो ले रहा हूँ, बाहर तो नहीं जा सकता, मैंने बैठे बैठे क्या किया, एक मैंगो जूस बना ऑर्डर कर लिया। मैंगो जूस ऑर्डर कर लिया, कहाँ पे गया मैंगो जूस ऑर्डर करने के लिए? मैंगो जूस ऑर्डर करने के लिए कहाँ पे गया? मैं से मान लीजिए गया जोमेटो, जोमेटो पे गया। क्या गया? जोमेटो पे गया। जोमेटो में मैं मैंगो जूस ऑर्डर किया। कौन? जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड होटल, एक्स वाई जेड होटल, एक्स वाई जेड होटल, हाँ या ना? मैंने मैंगो जूस मंगाया, मैंने क्या किया? मैंने मैंगो जूस, मैंने क्या किया ना, मैंगो जूस मंगाया जोमेटो के थ्रू। किससे मंगाया? एक्स वाई जेड होटल से, एक्स वाई जेड होटल से। बट मान लीजिए प्राइस है ₹500, ₹500। मैं जो 500 आई विल पे, मैं जो 500 रुपया पे करूंगा, किसको पे करूंगा? एक्स वाई जेड को डायरेक्ट पे नहीं कर पाऊंगा, कैसे पे कर पाऊंगा बताओ? मैं जानता हूँ कि एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या है ना, वो जानते हैं, वो सर मैं सर्विस प्लेस कर रहा हूँ जोमेटो में, मैं सर्विस प्लेस कर रहा हूँ जोमेटो में, जोमेटो को मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, जोमेटो कनेक्ट कर रहा है होटल के साथ। होटल वाले क्या करते हैं? होटल वाले पैक करके मेरे को मेरा प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, एंड मैं पेमेंट करता हूँ जोमेटो को। जोमेटो अपना सर्विस रखता है, 50 रुपया 100 रुपया अपना, जो भी जितना उनका प्लेटफॉर्म फी होता है, क्या बोलते हैं उसको? प्लेटफॉर्म फी। प्लेटफॉर्म फी जितना हो गया उतना रखते हैं, बाकी बाकी क्या करते हैं? होटल वाले के अकाउंट पे डिपॉजिट कर देते हैं, होटल वाले के अकाउंट पे क्रेडिट कर देते हैं, हाँ या ना? गवर्नमेंट ने ये सोचा ना पीछे वालों को पकड़ेंगे ना आगे वाला को पकड़ेंगे, बीच वाला को पकड़ेंगे, जो मध्यस्थी कर रहा है उसको पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे भाई तू जीएसटी पे कर, क्योंकि तू जो दोनों लोगों को मिला रहा है ना, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मान लीजिए कन्नन रैपिडो बॉय एंड एक्स वाई, मिस्टर अभी या मिस्टर एक्स इज टेकिंग द रैपिडो सर्विस। जो रैपिडो प्लेटफॉर्म, जैसे रैपिडो, रैपिडो जो प्लेटफॉर्म दे रहा है मेरे को ना, मैं रजिस्टर्ड हूँ, जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस कौन दे रहा है? मैं रैपिडो बॉय, मैं सर्विस दे रहा हूँ। रिसिपिएंट कौन कर रहा है? मैं मिस्टर एक्स कर रहा है ना, वो रजिस्टर्ड है ना मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो गवर्नमेंट का यहाँ तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट सोचा यहाँ पे तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, एंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की एक मौका भी है, एक अपॉर्चुनिटी है रेवेन्यू कलेक्ट करने की। तो गवर्नमेंट ने ये बोला भाई तू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर
जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो टैक्स जमा करेगी गवर्नमेंट को। जो भी रिसिपिएंट से, जैसे रिसिपिएंट से मिलेगी, कस्टमर से मिलेगी, उसमें जितना भी जीएसटी होगी इश्योर जीएसटी पे करेगा, इश्योर जीएसटी पे करेगा। मान लीजिए इसका प्राइस है 500 प्लस जीएसटी 9% से, मान लीजिए 45 रुपीज सीजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी 45 रुपीज, 590 का बिल बना, 590 का बिल बना। आप 500 रुपये में अपना प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए 550 रुपया काट लिए एंड 450 ट्रांसफर टू द होटल, होटल वाले को दे दिए 450। बट ये जो जीएसटी अमाउंट, ये जो जीएसटी पोर्शन आप चार्ज कर रहे हो, इश्यू को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, इश्यू को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। मान लीजिए मिस्टर, यहाँ पे ये एग्जाम्पल में हम बात किए, ये एग्जाम्पल में बात किए कानन, ये एग्जाम्पल में हम बात किए कानन, कानन तो ऑन रजिस्टर्ड है। जो बंदा ऑन रजिस्टर्ड है एंड कुछ सप्लाई कर रहा है वो तो जीएसटी नहीं लगाएगा, जीएसटी नहीं लगाएगा, जीएसटी नहीं लगाएगा। एक 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 बात बताओ मेरे को, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा हक बनता है क्या जीएसटी कलेक्ट करने के? मैं तभी कलेक्ट कर पाऊंगा मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, एंड कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे पाऊंगा, तभी दे पाऊंगा तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ। मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगी तभी ना मैं गवर्नमेंट को दे पाऊंगा, तभी मेरे को जीएसटी पोर्टल में अलाउ किया जाएगा, जहां पे हम जीएसटी जमा करेंगे, रिटर्न रिटर्न भरेंगे। रिटर्न मतलब स्टेटमेंट देंगे कि ये काम हम दिस महीना या फिर दिस ईयर किए हैं, हाँ या ना। मैं जीएसटी में रजिस्टर नहीं हूं, मैं जीएसटी नहीं लगा पाऊंगा। ऑब्वियस सा क्वेश्चन, ऑब्वियस सा आंसर है, क्योंकि मैं जीएसटी में रजिस्टर नहीं हूं, तो मेरा मेरे मेरे मैं जीएसटी मतलब चार्ज करने की राइट मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा जीएसटी। बट गवर्नमेंट ने बोला इसी हो, तू भाई बीच में तू टैक्स इनवॉइस इशू कर, तू टैक्स इनवॉइस इशू कर। किसको बोला? इसीओ को बोला। वैसे मान लीजिए बीच में इश्यू नहीं, इश्यू नहीं है, अभी एक कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझिए, मैं आपको रीडिंग करा दूंगा, रीडिंग करा दूंगा, अभी सिर्फ ध्यान दीजिए कंसेप्ट समझने में, कंसेप्ट समझने में ध्यान दीजिए। हम जब इनवॉइस पढ़ेंगे, इनवॉइस क्या होता है, जैसे मैं कोई माल बेचता हूँ, इनवॉइस, जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर इनवॉइस में बना रहा हूँ, ये पर्टिकुलर इनवॉइस में बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरा माँ नाम है जी कानन पारिक, एंड मेरा एड्रेस एंड मेरा पैन, ये नंबर। जैसे मैं मान लीजिए मैं सर्विस दे रहा हूँ मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को सर्विस दे रहा हूँ, मिस्टर एक्स को सर्विस दे रहा हूँ। ये बताइए इनवॉइस कौन इशू करता है? इनवॉइस कौन इशू करता है? जो सेल करता है, जो सेल करता है वो इनवॉइस इशू करता है, हाँ या ना? मेरे मेरे क्वेश्चन पे जवाब देते जाइए। इनवॉइस कौन इशू करता है? इनवॉइस कौन इशू करता है? जो सप्लाई करता है वो इनवॉइस इशू करता है, हाँ या ना? बताते जाइए। इनवॉइस कौन इशू करेगा? जो सप्लाई करेगा वो इनवॉइस इशू करेगा, हाँ या ना? ठीक है। तो गवर्नमेंट के सामने ये दिक्कत आई, सप्लाई तो मान लीजिए मैं कानून बारी कर रहा है, मैं जो रैपिडो की सर्विस दे रहा हूँ, ओला की सर्विस दे रहा हूँ, कौन दे रहा है सर्विस? कौन दे रहा है? सप्लायर कौन है? कानून बारिक है, जो रैपिडो बॉय है, कानून बारिक सर्विस दे रहा है, हाँ या ना? किसी को सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है? मिस्टर एक्स को, ही इज ऑल्सो ऑन रजिस्टर्ड। तो मैं जो सब इनवॉइस इशू करूंगी, मैं जो इनवॉइस इशू करूंगा उसके ऊपर जीएसटी लगाऊंगा क्या? क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूं। कंसेप्ट एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो तो आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई एक छोटा सा दुकान पे गए एंड आप एक रिसिप्ट मांगे, जो पे की उसके लिए रिसिप्ट मांगे, वो एक पेपर होता है ना, उनका मेमो होता है, उसे राइट करके लिख देते हैं कि हाँ यू पेड, एंड थप्पा लगा देते हैं यू हैव पेड दिस मच रुपीज। उसमें जीएसटी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो मतलब उनके पास राइट नहीं है जीएसटी चार्ज करने की। तभी आगे आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे तभी आप जीएसटी चार्ज कर पाओगे। अनटिल अनलेस यू हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन यू कांट चार्ज द जीएसटी। ये जीएसटी फंडामेंटल को मतलब राइट ये है, प्रिंसिपल है, ये सुनो। तो सप्लाई तो मैं कर रहा हूं, सप्लाई यहाँ पे कौन कर रहा है? सप्लाई तो कानून बारी कर रहा है, सप्लाई सप्लाई तो कानून बारी कर रहा है। किसको कर रहा है? मिस्टर एक्स को। मैं इनवॉइस इशू करूंगा, मैं इनवॉइस इशू करूंगा तो मैं जीएसटी लगाने का राइट है क्या मेरे पीछे लगा? तो फिर तो फिर इश्यू के थ्रू जो मैं सर्विस दे रहा हूँ,
ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं तो इनवॉइस इशू करूंगा। सप्लायर मैं हूँ, वो तो मिडिल मैन है, वो तो एग्रीगेटर है, वो हम दोनों को मिला रहा है। इशू इनवॉइस इशू मैं करूंगा, इनवॉइस तो इशू मैं करूंगा। हाँ या ना? इनवॉइस इशू आप समझ पा रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? इनवॉइस में अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो इनवॉइस इशू करने के राइट मेरे पास है, मैं इनवॉइस इशू करूंगा। इन केस मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं तो कैसे इनवॉइस इशू कर पाऊंगा जीएसटी लगा के? जीएसटी नहीं लगा पाऊंगा। तो गवर्नमेंट के सामने ये दिक्कत आ गई कि अगर ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, वो कैसे जीएसटी लगाएगा? लगा नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को बोला, भाई तू इनवॉइस इशू कर। हम मानते हैं कि सप्लायर को इनवॉइस इशू करना चाहिए, हम मानते हैं कि सप्लायर को इनवॉइस इशू करना चाहिए, बट दिस सिनेरियो में तू इनवॉइस इशू कर, तू इनवॉइस इशू कर, तू इनवॉइस इशू कर, तेरे नाम पे इनवॉइस इशू कर, तेरे नाम पे इनवॉइस इशू कर। तू इनवॉइस इशू करेगा तो सप्लायर का नाम कौन होगा? वो खुद का नाम डालेगी, जोमेटो डालेगी, हाँ या ना? खुद का नाम डालेगी। रिसिपिएंट का मिस्टर एक्स मान लीजिए, मिस्टर एक्स, जैसे रैपिडो खुद का नाम डालेगा, खुद का नाम डालेगा, एंड रिसिपिएंट का नाम मिस्टर एक्स जो एक्चुअली सर्विस रिसीव लिया है, उसका नाम डालेगी। सर इसमें तो ये हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर हो गया। एक्चुअल तो सप्लायर वो है नहीं, एक्चुअल सप्लायर तो कानन बारीक है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना है भाई, मान लिए कि कानन बारीक इज द सप्लायर, बट हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इनवॉइस इशू करेगा एंड उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा। क्या करेगा? इनवॉइस इशू करेगा, उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा एंड पे टू गवर्नमेंट, पे टू गवर्नमेंट। ये करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। ये करेगा कौन? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करेगा, हाँ या ना? ये कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक, ये कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करेगा, हाँ या ना? आपको समझ में आ गया? बट यहाँ पे एक जेन्युइन क्वेश्चन अराइज होता है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनते जाइए, बस सुनते जाइए। यहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर ये जो सप्लाई कर रहा है रैपिडो, खुद के नाम से बिल काट रहा है, क्या ये रैपिडो की टर्नओवर में ऐड होगी या नहीं? रैपिडो की टर्नओवर में ये ऐड होगी या नहीं होगी? आप सोच के बताइए, ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। रीजन इज वेरी क्लियर, रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि रैपिडो लाखों कस्टमर, लाखों सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन द रैपिडो। तो रैपिडो जोमेटो का टर्नओवर निकाल के दिखो, उस जितने भी होटल्स हो गए, जितने भी रेस्टोरेंट हो गए, अगर वो स्विगी में सप्लाई कर रहे हैं या फिर जोमेटो में सप्लाई कर रहे हैं, सबका टर्नओवर जोमेटो के टर्नओवर में ऐड होगी, तो फिर जोमेटो की हालत क्या बन जाएगी बताओ? वो एक मिलियन ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि जितने भी होटल, जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी रेस्टोरेंट स्विगी के थ्रू या फिर जोमेटो के थ्रू सर्विस देंगे, उनके बिहार में कौन इशू बिल इशू करेगा? जोमेटो इशू करेगा। अगर ये जो सर्विस दे रहे हैं वो जोमेटो की टर्नओवर में ऐड हो जाएगी, तो हालत क्या बन जाएगी जोमेटो की बताओ? सोच के बताओ। मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हो या नहीं? क्लिक कर पा रहे हैं या फिर नहीं? यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला इनवॉइस कौन इश्यू करेगा? ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल इशू द इनवॉइस। बट 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 ये जो इनवॉइस इशू कर रहा है, दिस टर्नओवर, दिस विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द टर्नओवर ऑफ द ईसीओ। ये जो सप्लाई के लिए ईसीओ इनवॉइस इशू कर रहा है, ये इश्यू के टर्नओवर के पार्ट नहीं बनेगा। ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सा आंसर है, क्योंकि ये मीडिएट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट को मतलब टैक्स कलेक्ट करने की मतलब खुजली मची, तो इसीलिए वो इश्यू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इश्यू के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि आप इनवॉइस इशू करो एंड टैक्स अमाउंट कलेक्ट करके हमको दो। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाला गवर्नमेंट ने। अगर ये जो उनका टर्नओवर को, रेस्टोरेंट के टर्नओवर को जोमेटो के टर्नओवर में ऐड करोगे, तो जोमेटो की हालत क्या होगी? उनका 500 करोड़ की मतलब सेल्स बन जाएगी 5 लाख करोड़, क्योंकि सारे होटल इंडिया में, सारे होटल जितना भी सर्विस दे रहे हैं,
दिनों में लाखों करोड़ की सर्विस होता है, सब जोमेटो की सर्विस सेल्स में ऐड हो जाएगी, जोमेटो के टर्नओवर में ऐड हो जाएगी, हाँ या ना? ये जेन्युइन जेन्युइन क्वेश्चन है ना। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के 2021 में एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर क्या होता है? क्लैरिफिकेशन देने के लिए गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करती है। कोई चीज के ऊपर डाउट हो रही है, जो भी टैक्स पेयर है उनको डाउट हो रहे हैं एंड कोई एक एम्बिग्यूटी है, उनको क्लियर करने के लिए सर्कुलर मतलब क्लियर करेगा। क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट सर्कुलर लेके आते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका कोई मतलब दूसरा मीनिंग मत निकालिए, इसका मीनिंग ये निकालिए। एंड आप जो जैसे कोई कोई वर्डिंग होता है जो एम्बिग्यूटी होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है? इसके लिए गवर्नमेंट सर्कुलर लेके आती है कि ये जो इसमें जो द्विधा है मतलब एम्बिग्यूटी है, इसका मतलब ये समझो, एंड हम एम्बिग्यूटी इसके तहत हम क्लियर मतलब क्लियर कर रहे हैं, एम्बिग्यूटी जो था उसको हम दूर कर रहे हैं। इसके लिए सर्कुलर लेके आते हैं, सर्कुलर लेके आते हैं, है या ना? तो गवर्नमेंट ऐसे ही सर्कुलर निकाल के ये बताया कि जो भी सर्विस दे रहा है, जो भी सर्विस होटल वाले कस्टमर को दे रहे, इन होटल के बिहाफ में इश्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज इशूइंग द इनवॉइस, तो दैट सेल्स विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द टर्नओवर ऑफ द जोमेटो, या फिर किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ले लीजिए, जोमेटो, स्विगी, मेक माई ट्रिप, Booking.com, आगोदा एंड मेक, जो भी ले लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, रैपिडो, ओला, उबर, जो भी, उनके टर्नओवर के पार्ट नहीं बनेगा। हम मान लें कि वो इन्वॉइस इशू करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो टैक्स कलेक्टर वही कर पाएगा जो इन्वॉइस इशू करेगा। आप इन्वॉइस इशू कर रहे हो, आप जीएसटी लगाओगे, आप इन्वॉइस इशू कर रहे हो, आप जीएसटी लगाओगे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए बोल दिया भाई तू इन्वॉइस इशू कर, तू टैक्स कलेक्ट कर, हाँ या ना? एकदम क्लियर। आई होप ये जो मैंने 30 मिनट्स 25 to 30 मिनट्स लेके आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर समझाया, आपको बेहतर समझ में आ गई होगी, एकदम समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स में जो प्लेटफॉर्म होता है, कैसे सर्विस सप्लायर सर्विस कर सप्लाई करता है, रिसिपिएंट कैसे सप्लाई रिसीव करता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टैक्स के मामले में, है ना? गवर्नमेंट क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा है, ठीक है। बट ये तो हो गया हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जो बिजनेस फ्लो है, जो ट्रांजैक्शन फ्लो है, इसको हम समझ लिए कि कौन इन्वॉइस इशू करेगा, कौन सा सप्लाई कर रहा है, कौन रेसिपिएंट, इसको ट्रांजैक्शन फ्लो को हम अच्छे से समझ लिए। अभी जो चार ट्रांजैक्शन सेक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में 4 ट्रांजैक्शन वी हैव मेंशन्ड। क्या हुआ है? 4 ट्रांजैक्शन, कितना ट्रांजैक्शन? 4, 4 transactions they have mentioned that will covered under the issue, and if that particular supplier, if that particular service is being provided, अगर वो पर्टिकुलर सर्विस इश्यू के तहत दिया जा रहा है, तो इश्यू के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है, इश्यू जीएसटी कलेक्ट करके जमा करेगी गवर्नमेंट के पास, है ना? इसको याद करने के लिए, इसको परमानेंट के लिए याद करने के लिए मैं एक फ्लो ऑफ इवेंट बनाया हूं। ये इवेंट को एक बार सुन लीजिए एंड आपको याद रह जाएगी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग देंगे एंड इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, रीडिंग देके इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, हाँ या ना? ठीक है। क्या है वो, आपको क्या करना होगा, मेरे साथ ये ट्रांजैक्शन को समझना होगा, हाँ या ना? क्या करना होगा, ये ट्रांजैक्शन को समझना होगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा सजा देता हूं, ठीक है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 CGST एक्ट 2017, ये चीज हम पढ़ेंगे। मान लीजिए मिस्टर कानन कहीं एक जगह जाने वाला है, जैसे मैंने मान लीजिए मेरा घर है उड़ीसा, मैं इनकेस दिल्ली गया, मान लीजिए मैं इनकेस दिल्ली गया,
तो दिल्ली में एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद रेलवे, जैसे मैं, ये ऐसे समझिए, मैं कहीं दूसरे स्टेट में गया या दूसरे सिटी में गया, ठीक है, वहां पे कुछ मेरे को पता नहीं था, उस जगह के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, एंड जो होटल में बुक करके रखा था उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, रेलवे स्टेशन के या फिर एयरपोर्ट में उतरने के बाद आई बुक्ड ए रैपिडो, रैपिडो या फिर ओला, आई बुक्ड ए रैपिडो ओला, हाँ या ना, आई बुक्ड ए रैपिडो ओला, ठीक है। आई बुक्ड ए रैपिडो एंड ओला। तो मैंने उनको बोला भाई मेरे को ये होटल तक जाना है, मेरे को XYZ होटल तक पहुंचना है, होटल तक जाना है, क्योंकि मैं एक शहर से दूसरे शहर गया हूँ तो उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो मेरे को रहना है ना, मतलब नाइट स्टे तो करना है, मैं तो रेलवे स्टेशन में सोऊंगा नहीं, मेरे को नाइट स्टे करना है, इसलिए मैंने होटल बुक करके रखा था। तो मैंने बोला जो जस्ट मतलब रेलवे एयरपोर्ट में उतरने के बाद मैंने बोला भाई मेरे को मेरा होटल तक ले जाइए, होटल तक ले जाइए। तो ये क्या किया, मेरे को होटल तक लेके आ गया, मैं जो रैपिडो बुक किया उसको बोला कि मेरे होटल तक ले जाइए मेरे को, वो बोला ठीक है। मैंने फिर होटल में पहुंचा एंड जब रेस्ट कर रहा था तब देख सुना कि खटक खटक की आवाज आ रही है, कोई प्लम्बर वाला आके काम कर रहा है तो खड़क खड़क करके आवाज आ रही है, अजीब सा आवाज आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, रेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसी समय तो मैं कुछ तो खाना तो खाया नहीं था, ऐसे ही डायरेक्ट एयरपोर्ट से होटल तक आ गया। तो मैंने क्या करता हूँ, जो आवाज आ रही है अभी तो मैं सो नहीं पाऊंगा, अभी तो रेस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसमें क्या करते हैं, इसी बीच में मैं बगल में एक रेस्टोरेंट है, बगल में एक रेस्टोरेंट है बगल में एक रेस्टोरेंट, वहां से खाना खा के आ जाता हूँ। तो फ्लो एक्टिविटी क्या हुआ, मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, एक रैपिडो वाला बुक किया, रैपिडो वाले को बोला भाई तू मेरे को लेके जा होटल तक, तो रैपिडो वाला हो गया ये वाला ट्रांजैक्शन, रैपिडो हो गया ये ट्रांजैक्शन, मैंने क्या बोला होटल तक लेके जा, होटल सर्विसेज होटल। तब मैंने जब पहुंचा वहां पे देखा देखा कि अजीब सा एक आवाज आ रही है, प्लम्बर वाला आके उससे कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहा है, वो आवाज आ रही है, तो मैं सो नहीं पाऊंगा, मैं रेस्ट नहीं ले पाऊंगा। तो मैंने क्या सोचा, इसमें क्या हो, प्लम्बर पर्सन फिक्सिंग द प्लम्बिंग, फिक्सिंग द पाइप वाटर लाइन जो भी है वो फिक्स कर रहा है, वो सही कर रहा है, या फिर कोई एक पोछा लगाने वाला या फिर क्लीनिंग पर्सन आ गया मेरे रूम पे क्लीनिंग पर्पस के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो मैंने इसी बीच में क्या सोचा, मैं सोचा कि इसी दौरान मैं जाके क्या करता हूँ, बगल में एक रेस्टोरेंट है, बाजू में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे खाना खा के आ जाता हूँ, बाजू में एक रेस्टोरेंट है वहां से खाना खा के आ जाता हूँ। ये है 4 ट्रांजेक्शन्स, ये है 4 ट्रांजेक्शन जो मैंने कोशिश की आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाने के लिए। एक एक्टिविटी एक बार सुन लीजिए, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, एक बार सुन लीजिए, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा एंड जस्ट तुरंत पहुंचने के बाद मैंने रैपिडो ओला उबर बुक कर लिया। पहला कौन हो गया, रैपिडो ओला उबर, आप ट्रांसपोर्टेशन पर्सन सर्विस दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो। अगेन अगेन मैं दिल्ली एयरपोर्ट से पहुंचा, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा एंड जस्ट तुरंत पहुंचने के बाद मैंने क्या किया, एक ओला ओला बुक किया मेरे होटल तक जाने के लिए, ओला बुक किया, ओला हो गया ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। एक होटल तक जाने के लिए मैं होटल बुक करके रखा, तो होटल बुक करके रखा तो ऑनलाइन पे बुक किया होगा, होटल हो गया 2, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस दे रहा है 2। तो मैंने जब होटल में पहुंचा वहां पे देखा कि प्लम्बर वाला कुछ काम कर रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, एंड प्लम्बर वाला को बोला भाई थोड़ा काम कर ले, बाद में कर लेना, बट बोले कि सर बहुत जरूरी है, मैं अभी बना लेता हूँ ताकि आपको सारा सर्विस जो पानी वगैरह की दिक्कत चल रही है सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बोला तू ठीक है, तू बना तेरा काम कर, मैं करता हूँ। उसी बीच में बगल में एक बाजू में एक रेस्टोरेंट है, वहां से खाना खा के आ जाता हूँ। यहाँ पे 4 बंदे आ गए, एक हो गया ओला उबर, एक हो गया होटल, एक हो गया प्लम्बर वाला जो क्लीनिंग पर्सन, एंड रेस्टोरेंट। ये चार ट्रांजैक्शन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को थ्रू दिया जा रहा है, देन the electronic commerce operator will pay the GST, 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 है या ना। बट देयर इज सब्जेक्ट टू सम इफ एंड बट, कंडीशन है, होटल वाला एंड रेस्टोरेंट वाला में कंडीशन है जो हम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। एक बार ये फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन समझ लीजिए, एक बार मेरे साथ बोलिए,
मैं क्या किया, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, जस्ट तुरंत पहुंचने के बाद मैंने क्या किया, ओला बुक कर लिया। मेरे होटल तक जाने के लिए मैं ओला बुक कर लिया। होटल वाला ओला ऐसे नहीं, अगेन मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा एंड जस्ट पहुंचने के बाद मैंने ओला बुक किया। ओला वाला आ गया मेरे को पिकअप करने के लिए, तो मैंने उनका बोला कि भाई मेरे को होटल तक मेरे छोड़ दीजिए, होटल तक छोड़ दीजिए। वो मेरे को लेके मेरे होटल तक ड्रॉप कर दिया। ओला हो गया, होटल हो गया, ओला उबर जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, होटल सर्विस, दो हो गया। जो मैंने होटल में पहुंचा तो ये देखा कि वहां पे प्लम्बर वाला कुछ, प्लम्बर वाला या फिर क्लीनिंग पर्सन उस डूइंग, तो खटक खटक आवाज आ रही है, अजीब सा आवाज आ रही है, तो मैं रेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैंने क्या सोचा, बगल में एक बाजू में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे जाके खाना खा के आ जाता हूँ। मेरा लंच करके या फिर डिनर डिनर करके आ जाता हूँ। तब उनका काम खत्म हो गया होगा, मैं सो लूंगा। ठीक है, ये 4 ट्रांजैक्शन हम डिस्कस किए थे, हाँ या ना? 1 मिनट, मेरा पावर खत्म हो रहा है। ठीक है, ये 4 ट्रांजैक्शन हम कवर कर दिए हैं। ये 4 ट्रांजैक्शन होगी तो क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलते हैं, एक बार हम रीडिंग दे देते हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर, जो छोटा सा चैप्टर नहीं बोलेंगे, सेक्शन बोलेंगे, इसको हम खत्म करते हुए चलेंगे, हाँ या ना? सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, जो चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन, क्या पढ़ रहे थे? सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन, ये इसके बारे में बात कर रहा है, हाँ या ना? क्या बोल रहे हैं, लेवी ऑफ जीएसटी ऑन स्पेसिफाइड सर्विस ऑल सर्विस पे नहीं है। जो सर्विस स्पेसिफाई कौन करेगा, जहां पे स्पेसिफाई लिखा होता है वहां पे गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है, हाँ या ना? गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है। लेवी ऑफ जीएसटी ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज, हर सर्विस पे नहीं लगेगा। जो सर्विस गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करेगी, कुछ चुनिंदा सर्विस, उसके ऊपर सिर्फ ये वाला प्रोविजन लगेगा। सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाइड थ्रू ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बोला, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए जीएसटी, गवर्नमेंट के पास आइडिया नहीं था क्या करना है, इसीलिए जीएसटी काउंसिल बैठाया गया। वो जो ओपिनियन देंगे उसी हिसाब से गवर्नमेंट को सर्कुलर नोटिफिकेशन जो भी लेकर आना होता है वो लेके आता है, पहले रिकमेंडेशन कौन देता है, जीएसटी काउंसिल। आप जीएसटी में बहुत जगह पढ़ोगे, तो गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, रिकमेंडेशन करेंगे बाय नोटिफिकेशन से लेके आते हैं। नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विस, यहाँ पे चीज नोटिस करना, कैटेगरी ऑफ सर्विस ओनली सर्विस, नो गुड्स, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, चाहे जो खाना जो हम मंगा रहे हैं वो तो गुड्स है, नहीं, ये जीएसटी में सर्विस माना जाता है। होटल सर्विस, होटल वाला, जब जो कोई होटल में गए खाने के लिए, वहां पे जो भी वेटर हो गया एंड जो भी सर्विस आपको मिल रहा है एंड खाना भी मिल रहा है, तो जीएसटी में इसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विस, जो सर्विस हम स्पेसिफाई करेंगे, तो टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ व्हिच shall be paid by the electronic commerce operator, shall be paid, shall मतलब कंपल्सरी, मस्ट मतलब मस्ट, नॉट द ऑप्शनल, क्या बोला, shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it। कौन देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा, अगर वो जो सर्विस है इसके थ्रू सप्लाई किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है, तब जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द टैक्स मतलब जीएसटी, हाँ या ना? हाँ। एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट shall apply to such electronic commerce operator as he is the supplier liable to paying the tax in relation to supply of such services। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम अगले चैप्टर में आरसीएम पढ़ेंगे एंड अभी पढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर इन केस आपको टैक्स देने का लायबिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, आप टैक्स पे करने का जिम्मेदारी उठा रहे हो, गवर्नमेंट दे रहा है कि आप टैक्स पे करोगे, तो जीएसटी में
जीएसटी में जो भी लिखा गया प्रोविजन, ए टू जेड प्रोविजन ऑफ द जीएसटी विल एप्लीकेबल टू यू। जैसे एन एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। जब अगर सप्लायर जीएसटी चार्ज करता है, उसके ऊपर जीएसटी प्रोविजन लगता है कि वो सप्लाई किया। जीएसटी आर वन जो एक रिटर्न होता है, एक स्टेटमेंट होता है, जो हम रिटर्न के चार्टर में पढ़ेंगे। जो भी सेल्स किया है वो मंथली रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं ये सेल्स किया हूँ, इतना सेल्स किया हूँ, इसको इसको किया हूँ। ठीक है, ये रिपोर्ट करता है। आईटी गवर्नमेंट टैक्स पे करता है, आईटीसी लेता है, जो भी गवर्नमेंट जो भी नोटिस भेजता है उसका रिप्लाई करता है। मतलब ए टू जेड प्रोविजन ऑफ द जीएसटी विल एप्लीकेबल टू द सप्लायर। अगर कुछ ट्रांजैक्शन जो 9(3) सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में मेंशन किया गया है, जहां पे सप्लायर टैक्स नहीं देगा, रिसिपिएंट टैक्स देगा। रिसिपिएंट टैक्स देगा। अगर रिसिपिएंट टैक्स दे रहा है, तो रिसिपिएंट के ऊपर जीएसटी के ए टू जेड कानून जो भी लिखा होगा, सारा प्रोविजन जीएसटी की रिसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है। जो टैक्स देने देगा, हमको जो टैक्स देगा, अगर सप्लायर देगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, या फिर रिसिपिएंट देगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में मतलब 4 ट्रांजैक्शन मेंशन किया गया। जो भी टैक्स हमको जमा करेगा, हम भाई उससे सारा डिटेल्स लेंगे। तू भाई मेरे को टैक्स जमा कर रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट को डाउट आएगी, गवर्नमेंट को जो भी नोटिस भेजना है, गवर्नमेंट जो भी कार्रवाई करेगी, आपके ऊपर करेगी, क्योंकि आपको जिम्मेदारी ठहरा गया, क्योंकि आप मेरे को जीएसटी दे रहे हो। जो जीएसटी देगा, कम दिया है, सही दिया है, गलत दिया है, जो दे रहे हैं उसको ही पूछेंगे ना। मैं आपको 500 रुपया दिया, आप जाके मेरे दोस्त को बोलोगे क्या, वो क्यों मेरे को 500 रुपया दिया? मैं 500 रुपया दिया आपको, मेरे को आपको बोलो ना भाई, क्यों 500 रुपया दिया? तो 600 रुपया हो रहा था, 1000 रुपया हो रहा था। तो गवर्नमेंट सेम एग्जैक्टली वही करेगा कि जो टैक्स जमा करेगा, उसको सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया। जो भी प्रोविजन ए टू जेड प्रोविजन ऑफ द जीएसटी विल एप्लीकेबल टू द पर्सन हु इज एक्चुअली डिपॉजिटिंग द गुड्स। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो यहां पे ये बोल रहा है, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ ही इज द सप्लायर लायबल पेइंग द। जैसे ये ऐसे माना जाएगा कि वो एक्चुअली में सप्लाई किया है, सप्लाई तो कोई दूसरा किया हुआ। जैसे हमारे मैं रैपिडो के एग्जांपल में मैं सप्लाई कर रहा था, मैं ड्राइविंग की सर्विस दे रहा था, मैं एक बंदे को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था, मैं सर्विस दे रहा था। बट सिंस द ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ मी, इनवॉइस इश्यू करेगा, तो गवर्नमेंट ये मानेगा भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, हमारा एग्जांपल में रैपिडो, भाई तेरे को जीएसटी भरना है, जीएसटी का रूटीन का नोटिस का रिप्लाई देना है, आईटीसी क्लेम करना है, जीएसटी पेमेंट करना है, एंड जो भी गवर्नमेंट की डाउट होगी आपसे सवाल पूछेगा, आपसे इंक्वायरी करेगा, आपसे जो भी गवर्नमेंट को कार्रवाई करना है आपसे ही करेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट को जाके जीएसटी पे कर रहे हो, जो जीएसटी पे करके उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिए हैं। इसीलिए लाइन बोला है, ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एज, यहाँ पर एज ही इज द सप्लायर ऑफ द लायबिल। हम ये मान लेंगे कि जैसे वो सप्लाई किया है, एक्चुअली वो सप्लाई करता नहीं है, हम ये मान लेंगे कि जैसे वो सप्लाई किया वैसे ही उसको ट्रीट करेंगे, है ना? तो provided that where the electronic commerce operator does not have the physical presence in the taxable territory, or any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay the tax। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अमेजन, जैसे मान लीजिए अमेजन इंडिया में उसका कोई ऑफिस नहीं है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में सर्विस दे रहा है, मान लीजिए अमेजन एग्जांपल, अमेजन में कोई भी एक सर्विस नहीं है, कोई भी एक ऑफिस नहीं है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, हाँ या ना? ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन लेके रखे हो जीएसटी में, आपका ऑफिस है, तो कोई इशू नहीं। अगर इन केस यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द in India and you don't have the legal representative or the office in India, then you have to appoint a person, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे, मानेंगे कि ये अमेजन के रिप्रेजेंटेटिव है, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, क्योंकि किसी को पकड़ना है, किसी को मतलब पूछताछ करना है, तो किसको करेंगे? अमेजन तो ऑफिस नहीं है, किसको करेंगे? तो मतलब ये हो गया कि बाहर से कोई इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विस दे रहा है, उसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट किसके साथ बात करेगी? कोई भी डाउट हुआ, कोई भी बाद में कुछ इशू हुआ, किसके साथ सॉल्व करेगी? तो गवर्नमेंट ये बोल दिया आपके ऑफिस है तो गुड एंड फाइन। इन केस यू डोंट हैव द ऑफिस इन द
taxable territory, that means in India, then you have to appoint legal representative. Then any person representing such electronic commerce operator for any provided for the हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव द फिजिकल, वही बात बोल रहे हैं, तो फिजिकल डज नॉट हैव द फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी. जैसे अमेजन की बात कर रहे थे, अमेजन की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है हमारे एग्जांपल में. एंड ऑल्सो डज नॉट हैव द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा. रिप्रेजेंटेटिव भी अगर नहीं है, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा बिफोर योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइडिंग टू द प्लेटफॉर्म टू द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट. दोनों को मिलाने से पहले आपको एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि जो भी सवाल को पूछता, जो भी करना है, जो भी उसको मतलब ये हो गया, उसके ऊपर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे. भाई तेरे को जीएसटी जमा करना है, तेरे को रिटर्न भरना है, तेरे को नोटिस का रिप्लाई करना है, तेरे को गवर्नमेंट कोई इंक्वायरी किया तो आपको शो करना है, आपको हेल्प करना है. सर हर चीज, जैसे कोई भी, जैसे डाटा मंगाना है कि कितना सेल्स की हुई है, इसका डाटा दीजिए हमको, डिपार्टमेंट मांगेगी तो उसको मांगेगी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है. अगर ऑफिस होता तो ऑफिस को मांगते, अगर नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मांगेगी. अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो एक अपॉइंट करना पड़ेगा. भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक अपॉइंट करना पड़ेगा. हाँ या ना. तो ये चीज हम पढ़ लिए. फिर हम 4 ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन हम ये जो पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, क्या हम ट्रांजैक्शन. मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने रैपिडो बुक किया, रैपिडो वाला को बोला भाई मेरे को मेरे होटल तक छोड़ दीजिए. होटल में जब मैं होटल में गया, तो मैंने जो अंदर गया तो वहां पे देखा कुछ क्लीनिंग पर्सन या फिर प्लम्बर वाला आगे कुछ काम कर रहा है, खटक खटक आवाज कर रहा है, जो अजीब सा आवाज निकल रही है. तो मैंने रह नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने क्या सोचा, मेरे को भूख भी लगा है, मैं खाया नहीं हूँ, तो बाजू में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे खा के आ जाता हूँ. यहाँ पे 4 बंदे कवर हो गए. एक हो गया मैंने रैपिडो बुक किया, एक हो गया मेरे को बोला उसको होटल तक ले जाइए मेरे को, वहां पे देखा कि प्लम्बर वाला, क्लीनिंग पर्सन वाला आके कुछ कर रहा है. एंड तो इसलिए मैं बाजू में एक रेस्टोरेंट था, वहां पे चला गया खाने के लिए. यहाँ पे 4 बंदे आ गए, मतलब पहले में रैपिडो, ओला, उबर, ये तीनों आ गए. होटल में booking.com, ओयो, ये हो गए. प्लम्बर वाला आके काम कर, अर्बन क्लॉक. क्लीनिंग पर्सन, अभी आपको घर में कुछ क्लीनिंग करना है तो अर्बन क्लॉक में आप एप्लीकेशन में डाल दीजिए, अर्बन कंपनी एप्लीकेशन में क्लीनिंग वाला आ जाएगा, आपके घर में क्लीनिंग करके चला जाएगा. वो बंदे भी आ गए. क्लीनिंग वाला हो गया, प्लम्बर वाला हो गया. 4 में हो गया क्या, रेस्टोरेंट, कोई भी एक सर्विस जो होटल वाले रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं थ्रू स्विगी एंड जोमेटो. 4 बंदे कवर हो गए, ये ट्रांजैक्शन में 4 बंदे कवर हो गए. हाँ या ना. गट द पॉइंट. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सर्विस बाय वेब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. रैपिडो क्या सर्विस दे रहा है, रैपिडो में जो सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर तो कर रहा है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर. यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ए रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब. रेडियो टैक्सी मतलब जैसे टोटो वगैरह चलता है, टोटो नहीं तो जैसे आप कैब वगैरह चलते हैं, कार वगैरह, उसको बोलते हैं रेडियो टैक्सी. रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस. ओमनीबस को छोड़ के आप ऐसे कोई भी सर्विस दे रहे हो थ्रू रैपिडो एंड ओला ओवर, द रैपिडो वाला विल पे द जीएसटी. क्या चीज का सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. क्या चीज का सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस. यहाँ भी चीज मार्क करना, क्या मार्क करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. हाँ या ना. फिर क्या है, ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर सर्विस जो इश्यू, मतलब ओला उबर या फिर रैपिडो विल पे द जीएसटी. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया ओला उबर में से, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया हूँ आपके लिए, एग्जाम्पल दे दिया ओला उबर. ठीक है, यहाँ पे जो ओमनीबस को बाहर रखा था, तो गवर्नमेंट एक सबसेक्शन इंसर्ट करके, एक क्लॉज इंसर्ट करके, तो इसको भी इंक्लूड कर दिया. सब सर्विसेज बाय वेब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट द पर्सन सप्लाई सर्विस तो इशू इज ए कंपनी. मान लीजिए जो ओमनीबस का सर्विस दे रहा है, मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो ओमनीबस का सर्विस है, वहां पे जैसे मान लीजिए 100 ओमनीबस है, ओमनीबस जैसे चलता है वो ऊपर ही चलता है. आप गूगल में सर्च करना, आपको पता चल जाएगा ओमनीबस. आप सिर्फ ये चीज वर्ड मार्क करना, करो ना, ओमनीबस, ये चीज से नोटिस करिए, ओमनीबस. ठीक है, ये जो मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, XYZ लिमिटेड, उसके पास 100 ओमनीबस है, वो बंदे हायर करके रखा है,
बंदे हायर करके रखा है, वो बंदे लोग क्या करते हैं, ओमनी बस की सर्विस देते हैं। ओमनी बस यहाँ से यहाँ जाना है तो उनके वेबसाइट पे जाके आप बुक कर लीजिए, बुक कर लीजिए, बुक कर लीजिए एंड आपको बस टिकट मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा, आप जर्नी कर सकते हो। अगर ओमनी बस सर्विस जो दे रहा है, अगर वो कंपनी है, जैसे मैं रैपिडो सर्विस दे रहा था, मैं इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं कंपनी होता, मैं ओमनी बस की सर्विस दे रहा होता, ओमनी बस की सर्विस दे रहा हूँ, मैं कंपनी हूँ, तब इश्यू टैक्स नहीं देगी, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल नॉट पे द टैक्स, हाँ या ना? ये चीज नोटिस करना कि अगर ओमनी बस सर्विस दे रहा है एंड जो सप्लायर ऑफ सर्विस इज ए कंपनी, देन 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 द इश्यू विल नॉट पे द जीएसटी। एट दैट टाइम द कंपनी एक्चुअल जो सर्विस दे रहा है, एक्चुअली जो सप्लाई कर रहा है, कौन हो गया, मासो एक्सवाइजेड लिमिटेड विल पे द जीएसटी। यहाँ पे इश्यू को देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे इश्यू को देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन। जैसे हम बात किए दिल्ली से पहुंचा, रैपिडो बुक किया, होटल में पहुंचा, यहाँ पे होटल के बारे में बात करेंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स, होटल, गेस्ट हाउस, होटल बोल लो, गेस्ट हाउस बोल लो, क्लब बोल लो, अदर कमर्शियल प्लेसेस मीट फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पज। होटल में क्या करते हो, रेसिडेंस में रहते हो, लॉजिंग करते हो, एक्सेप्ट सप्लायर ऑफ सर्विस इज ए रजिस्टर्ड पर्सन। एक्सेप्ट जो होटल वाले हैं वो रजिस्टर्ड है। अगर होटल वाले रजिस्टर्ड है, अगर होटल वाले रजिस्टर्ड है तो इश्यू को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर होटल वाले रजिस्टर्ड नहीं है तो होटल इश्यू को टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला था ना कुछ मतलब इफ एंड बट है, अगर होटल वाले रजिस्टर्ड नहीं है तो इश्यू टैक्स देगी, अगर होटल वाले रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, होटल वाला टैक्स देगा, इश्यू की देने की जरूरत नहीं है, इश्यू की देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, हमारे एग्जाम्पल में क्या था, अर्बन ग्लाफ प्लम्बर वाला, सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग क्लीनिंग पर्सन सच एज प्लम्बिंग, कारपेटिंग एटसेट्रा, एक्सेप्ट द सप्लायर ऑफ सर्विस बाय इश्यू इज रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, एक्सेप्ट द सप्लायर ऑफ सर्विस, जो सप्लाई कर रहा है, जो प्लम्बिंग सर्विस दे रहा है वो रजिस्टर्ड है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो प्लम्बिंग सर्विस देते हैं, मतलब बहुत सारे बंदे को हायर कर रखते हैं, जो भी जैसे कोई एक ऑर्डर मिलता है वहां पे कुछ ठीक कराना है तो उनको बंदे को अलर्ट कर देते हैं कि भाई ये वाला बिल्डिंग में जाके, ये वाला कॉलोनी में जाके, ये वाला बिल्डिंग में जाके सही करके आ जा, सही करके आ जा। पर बिल जो कटता है कंपनी का नाम से कटता है। तो अगर द कंपनी इज रजिस्टर्ड, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द प्लम्बिंग सर्विस या फिर हाउस कीपिंग सर्विस, इफ दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड, तो इश्यू को देने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो बंदा दे रहा है, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना। तो इश्यू के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालने का क्या मतलब है, इश्यू के ऊपर इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी डाले थे क्योंकि ऐसे बहुत सारे सप्लायर हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इश्यू की प्लेटफॉर्म यूज करके सर्विस दे रहे हैं। जैसे वो रैपिड हो गया, छोटे छोटे होटल हो गए, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हो गए, ये भी छोटे छोटे मतलब रैपिडो पर्सन हो गए या ओला पर्सन हो गए, इंडिविजुअली बहुत सारे कार मतलब रेंटिंग में लेके ओला और सर्विस दे रहे हैं, तो उनसे तो गवर्नमेंट से कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इश्यू को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था। बट अगर जो सप्लाई कर रहा है वो अगर रजिस्टर्ड है, तो वो दे देगा ना, तो इश्यू की देने की जरूरत क्या है, फिर इश्यू की देने की जरूरत क्या है या ना? मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रेस्टोरेंट लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। क्या बोल रहे हैं, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट लोकेटेड स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस किसको बोलते हैं, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस उसको बोलेंगे जिनका एक डिक्लार्ड टैरिफ मोर देन 7,500, डिक्लेयर टैरिफ मोर देन, यहां पे नोटिस करना मोर देन, पढ़ाऊंगा आपको, मोर देन 7,500, तो वो उसको मानेंगे स्पेसिफाइड सर्विसेज। अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं थ्रू इश्यू, देन दैट स्पेसिफाइड सर्विस विल पे द जीएसटी, नॉट द इश्यू। यहाँ पे क्या बोला, सप्लाई ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट मतलब खाना पीना, होटल मतलब रहना होता है और रेस्टोरेंट मतलब होता है, होटल का मतलब लॉजिंग पर्पस, बस रहना है एक्चुअली, रेस्टोरेंट मतलब खाने पीने की चीजें,
ठीक है। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट लोकेटेड स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। इसका लॉजिक ये हो गया, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब कोई भी आपकी एक होटल में, जैसे मान लीजिए बहुत सारे होटल ऐसे हैं, बहुत सारे होटल ऐसे हैं, उनका क्या है, वो होटल की सर्विस दे रहे हैं एंड रेस्टोरेंट की भी सर्विस दे रहे हैं, होटल की सर्विस दे रहे हैं एंड रेस्टोरेंट की भी सर्विस दे रहे हैं साइमल्टेनियसली। बट होटल का डिक्लेयर टैरिफ है, अब मतलब एक दिन एक नाइट स्टे करोगे, उनके उनके जो वेबसाइट में जो रेट है, जैसे डिलक्स रूम, एसी डिलक्स रूम, अलग अलग रूम होता है, उसका डिक्लेयर टैरिफ मोर देन 7,500 पर नाइट, पर पर्सन, पर नाइट, डिक्लेयर टैरिफ मोर देन 7,500, उसको बोलेंगे स्पेसिफाइड प्रीमिसेस। मतलब वो होटल जो है छोटा मोटा होटल नहीं है, छोटा मोटा होटल नहीं है, बड़ा होटल है, क्योंकि एक दिन का रहने का चार्ज मोर देन 7,500, 7,500 से ज्यादा है एक दिन का रहने का चार्जेस। तो गवर्नमेंट इस यहाँ से पता चल रहा है भाई ये तो छोटा मोटा रेस्टोरेंट सर्विस नहीं दे रहा है भाई, तो बड़ा बड़ा पर्सन है भाई, तो इसी के ऊपर क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी डाले, इसी के ऊपर क्यों ज्यादा दबाव दे। तो भाई उसको ही दे देना, वो जो सप्लाई कर रहा है 7,500 ज्यादा टैरिफ ले रहा है, एक दिन का टैरिफ 7,500 से ज्यादा ले रहा है, तो उसको बोल दीजिए ना, वो टैरिफ दे दो, वो जीएसटी दे देगी, इश्यू के ऊपर दबाव डालने का क्या जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट who's located in specified premises। specified premises क्या बोलेंगे, specified premises means the premises providing hotel accommodation services having declared tariff of any unit of accommodation above above क्या है, above 7,500, यहाँ पे देख पा रहे होंगे above 7,500 रुपीज, above यहाँ पे नोटिस करना, above मोर देन 7,500 रुपीज डिक्लेयर टैरिफ है पर डे पर नाइट। आप जैसे मान लीजिए booking.com में जाओगे या फिर ओयो में जाओगे, कोई होटल देख रहे हो, उसका पर नाइट स्टे दिखा रहा है 8,000, 7,600, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक दिखा रहा है। तो गवर्नमेंट का ये बोलना है भाई, तो रही आदमी, जो होटल है छोटा मोटा होटल नहीं है, बड़ा होटल है, तो भाई इको के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालते, उसी सप्लायर को बोलते हैं, तो उस स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में जो लोकेटेड है, जिसका टैरिफ मोर देन 7,500 है, भाई वो जीएसटी दे देगा, वो जीएसटी दे देगा। यहाँ पे 2-3 एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन को मैं रिपीट करना चाहूंगा, 2-3 एक्सेप्शन है जो एक्सेप्शन को मैं रिपीट करना चाहूंगा। क्या क्या एक्सेप्शन है, अगर अगर जो बंदा होटल सर्विस दे रहा है, होटल सर्विस दे रहा है एंड जो जो होटल सर्विस दे रहा है अगर वो रजिस्टर्ड है, तो इश्यू के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जीएसटी पे करने की, तो वो होटल वाला खुद दे देगा, वो होटल वाला खुद दे देगा। ये एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन ये हो गया, अगर जो बंदा हाउस कीपिंग सर्विस दे रहा है, प्लम्बर की सर्विस दे रहा है, हाउस क्लीनिंग की सर्विस दे रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड है, वो खुद दे देगा। अगर खुद है मतलब बीच वाला तो ट्रांजैक्शन है, बीच वाला तो दो ट्रांजैक्शन है, अगर वहां पे सप्लाई इज द रजिस्टर्ड, सप्लायर इज द रजिस्टर्ड, देन ही विल पे द जीएसटी, ही विल पे द जीएसटी, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। थर्ड एक्सेप्शन क्या है, रेस्टोरेंट के केस में अगर रेस्टोरेंट की एनी यूनिट डिक्लेयर टैरिफ ऑफ एनी यूनिट, मतलब कोई भी रूम की किराया मोर देन 7,500 पर डे पर नाइट अगर है, उसको मानेंगे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में वो होटल लोकेटेड है। अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन मतलब सेटिस्फाई फुलफिल कर ली, बाई 7,500 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे नहीं करेगा। कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, वो वाला जो होटल जो सॉरी रेस्टोरेंट जो, वो रेस्टोरेंट जीएसटी पे करेगा। जो भी खाने की मतलब पार्सल दे रही है कस्टमर को, वो देगा, नो ना कि स्विगी ना जोमेटो, ना कि स्विगी जोमेटो। है या ना, है या ना। एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको, और एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहले हम क्या समझे, पहले हम क्या समझे, मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, जस्ट उतरने के बाद मैंने बाहर आया, बाहर आके मैंने ओला बुक किया, ओला बुक करके बोला, ओला बुक करके भाई मेरे को होटल तक छोड़ दीजिए। होटल में कंडीशन है, होटल में अगर होटल वाला रजिस्टर्ड है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं देगा जीएसटी, वो होटल वाला देगा। अगर होटल वाला अनरजिस्टर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। हाँ या ना, ये चीज हम समझ लिए, ये चीज हम समझ लिए। ये फिर जब मैंने होटल में पहुंचा, वहां पे देखा कि
कुछ प्लम्बर वाला कुछ काम कर रहा है, कुछ अजीब सा आवाज आ रहा है, खटक खटक आवाज आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहां पे शांति से बैठ नहीं पाया रूम से, तो मैंने क्या किया, बाजू में एक रेस्टोरेंट है, बट रेस्टोरेंट से जाने से पहले मैंने क्या किया, जो प्लम्बिंग सर्विस दे रहे थे, अगर वो प्लम्बर वाला, अगर जो प्लम्बिंग सर्विस दे रहा है, हाउस कीपिंग की सर्विस दे रहा है, अगर वो भी रजिस्टर्ड है, वो दे देगा। मतलब बीच वाला जो होटल एंड प्लम्बिंग वाला, अगर वो रजिस्टर्ड है, वो दे देगा, ना कि इश्यू देगा। उसके बाद क्या किया, जब खटक खटक अजीब से आवाज आ रहे थे, तो मैंने क्या, बाजू में एक होटल रेस्टोरेंट है, वहां पे चला गया। तो वहां पे देखा कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे डिक्लार तारीफ है more than 7,500। वहां पे मैं उनका वेबसाइट चेक कर रहा था, वहां पे देखा कि एक नाइट स्टे करोगे तो more than 7,500 आपको चार्ज लगेगी। तो क्या होगा, मोर देन 7,500 चार्ज लगेगी। तो ये क्या हो गया, ये तो बड़ा रेस्टोरेंट हो गया। तो इसको मानेंगे स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस में लोकेटेड है, एंड ये जीएसटी देगा, ना कि ईसीओ। एंड मैंने क्या, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, इतना तो मेरे पास है नहीं। तो मैं एक छोटा सा बाजू में और एक रेस्टोरेंट था, छोटा सा, तो वहां पे चला गया, जो बड़ा वाला रेस्टोरेंट विजिट करके छोटा के पास चला गया, वहां पे 200 रुपए में खाना खा के आ गया। बट इसमें क्या होगा, ये जो छोटा जो रेस्टोरेंट में जो खाना खाया, वो खुद जीएसटी जमा नहीं करेगी, उसके बिहार में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भी जीएसटी जमा कर देगी। वो जो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है ना, जिसका डिक्लेयर टैरिफ more than 7,500, वो जीएसटी जमा करेगी, क्योंकि दैट रेस्टोरेंट इज लोकेटेड स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। स्पेसिफाइड, क्या बोला, लोकेटेड स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो वो पे जीएसटी पे करेगी, है या ना। आई होप जो 1 घंटा के लेक्चर रहा, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, कैसे ट्रांजैक्शन फ्लो होता है, एंड जो 4 ट्रांजैक्शन मेंशन किया गया है, इसका कौन कब जीएसटी जमा करेगा, कब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगी, एंड कब ये जो बंदा जो सप्लायर कर रहे हैं, जो एक्चुअल सप्लायर है, वो जीएसटी जमा करेगी। कौन जमा करेगी, जो एक्चुअल सप्लायर, बीच वाला 2 केस में, जिसमें होटल आ गया एंड हाउस कीपिंग की सर्विस आ गया, होटल में आ गया हमारा ओयो आ गया, हाउस कीपिंग में अर्बन क्लब हो गया। ये दोनों अगर रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी पे करेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगी, हाँ या ना। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। इसके साथ हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। आई होप कि ये चैप्टर जो मैंने समझे आपको बेहतर समझ में आई, एंड अगर कुछ डाउट है तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक दिया गया है, वो ज्वाइन कर लेना, एंड टेलीग्राम की लिंक भी दिया गया है, वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड जिंदगी में फोड़ते रहो। बाय।